हेलो बच्चों, वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। आज हम लेकर आ गए हैं सेकंड वीडियो ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की। लेकिन उम्मीद है मुझे सभी बच्चों से कि सभी ने इसका पहले वाला पार्ट देखा होगा, क्योंकि तभी आप बच्चों को ये समझ पाना आसान होगा कि सेकंड पार्ट में जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड, तो वो किस किस तरह की जो प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं जो हमने पहली वीडियो में कवर की थी। तो तभी आपको ये वाला पार्ट जो है समझने में आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम एक तो पहले जो वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे उनको रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स चेक योर नॉलेज, या आपने कितना रिकॉल किया कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ एक ऐसे नॉन मेटल का नाम जो ज्यादातर हमने नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि वो गैस में या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आप मुझे बताओ वो उस नॉन मेटल का नाम क्या है। बताओ जल्दी से सभी, याद करो कुछ आपको याद आ रहा हो, अल्फाबेट स्टार्टिंग का, ए बी सी में से कुछ हो। यस, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो जिस जिसको याद आया। यस, दैट इज ब्रोमीन। एक सेकेंड। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नॉन मेटल है। ज्यादातर हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट पाया जाता है, लेकिन एक नॉन मेटल हमने बात किया था कि हार्ड हार्ड है वो। और हार्ड भी छोड़ो, हार्डेस्ट है नेचर में पाए जाने वाला, उसका क्या नाम है? सोच के बताओ। जो कि पसंद भी है काफी लोगों को, ज्यादातर फीमेल्स को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। यस, दैट इज डायमंड। चलिए, खैर वो सब कुछ आप डिस्कस कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर के अंदर से केमिकल प्रॉपर्टीज पोर्शन में से बहुत आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आपके एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बनेंगे इस वाले पोर्शन से। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। और जब भी हम एयर की बात करेंगे तो एयर से मतलब हमारा किससे होता है? ऑक्सीजन से। कि जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या होगा। चलिए, सबसे पहले इसमें देखिए जनरल रिएक्शन, मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ये हमने पढ़ा भी था, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें लास्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ये, कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कि वहां पे वन मार्कर में इंपॉर्टेंट ये भी है कि मेटल ऑक्साइड बताओ एसिडिक होगी या बेसिक। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बेसिक होगी, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएगी वो कैसी होगी? एसिडिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल्स हैं, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बनाया मेटल ऑक्साइड। अब इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। कॉपर जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही है। और केमिस्ट्री की मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो बोर्ड का पेपर केमिस्ट्री का बनेगा वो 80 से 90% फुल एनसीईआरटी होता है। बस थोड़ा 10% हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट बेस हो, अदरवाइज 80 से 90% आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिलता है। तो पूरे साल में अगर आप एनसीईआरटी के अंदर की जो रिएक्शंस है, इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज है, उनको रेडी करना ज्यादा मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर ही जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो टोटल 4 चैप्टर है। तो क्या पूरे साल में आप केमिस्ट्री के 4 चैप्टर एनसीईआरटी के रेडी नहीं कर सकते? बहुत आसान है, आप उनको कर सकते हो, बस आपको जरूरत है कंसिस्टेंट रहने की बच्चों। अब इसमें आप देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कुछ बच्चों को यहां दिक्कत आती होगी कि सर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है O2, तो ये AlO2 क्यों नहीं बना, ये Al2O3 क्यों बना? उसके लिए जाना होगा आपको वापस से कहां पे? पास्ट में। और वो पास्ट भी कौन सा होगा? वो होगी आपकी क्लास 9th, और क्लास 9th का क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में हमने पढ़ा था कि जैसे एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है तो इनकी वैलेंसी आपको याद होना जरूरी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता था 13। अब 13 में जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो ये बनता था 283। तो इसमें यानी कि लास्ट वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हम उसके नीचे लिखते थे, ये आएगा प्लस का 3। और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता था 8, तो इसको लिखा जाता था 2 और 6। और जब कभी भी आखिरी वाली सेल जिसके इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 से ज्यादा होंगे तो 8 की कमी को पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 2, तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे -2। ये करेगा इसके साथ रिएक्ट, ये करेगा इसके साथ रिएक्ट, ये कहलाता है क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये Al के नीचे आ जाएगा 2 और O के नीचे आ जाएगा 3, और इसलिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। तो इसलिए आपको अगर ये चीजें जाननी है तो आपको थोड़ा सा 9th का क्रिस क्रॉस मेथड रिकॉल करना पड़ेगा। और अगर नहीं भी था, अगर अभी आप इसको समझ पाए हो तो यहां से भी आप कर सकते हो। एंड इवन ये चीज भी आपको करनी होगी कि अगर आपको 1 से 20 तक जो ज्यादातर आपके कवर हो जाते हैं सारी रिएक्शंस, तो 1 से 20 तक जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला आपका होता है हाइड्रोजन,
दूसरा होता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 1 से 20 तक आपके सीरीज वाइज है, ये आपको याद करने हैं। और इनकी अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है, क्योंकि जो मैंने आपको ये सीरियल ऑर्डर में बताया, तो जो इनका सीरीज नंबर है वही उसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आ गया होगा, 2 8 8 2 ऐसे करके हम करते हैं। तो फिर उसके बाद आसानी से ये क्रिस क्रॉस मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। हालांकि 9th का जब हम कॉन्सेप्ट की ये चैप्टर करेंगे, उसमें क्रिस क्रॉस मेथड हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन तभी भी अगर जैसे आप सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको ये मेथड नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो उसके लिए अलग से मैं उसे क्रिस क्रॉस मेथड की जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले अब यहाँ पे भी एक आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। डिफरेंट मेटल शो द डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी है वो हर एक मेटल की अलग अलग है। कैसे? सोडियम एंड पोटेशियम, Na जो है वो सिंबल होता है सोडियम का और K होता है पोटेशियम का। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम P से स्टार्ट हुआ लेकिन इसका सिंबल K क्यों है, तो इसका आंसर बहुत आसान है। लेकिन आप बच्चों में से मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखे कि इसका आंसर क्या है। और अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने दिमाग में भी रिकॉल कर सकते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको याद आ रहा हो 9th क्लास में जब हम पढ़ते थे ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था और आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा। उसके पीछे रीजन रहता है साइंटिफिक लैंग्वेज, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। साइंस के अंदर हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है। उस लैंग्वेज में पोटेशियम का जो सिंबल है के, वो उस लैंग्वेज में नाम भी जो पोटेशियम का होता है वो केडियम होता है, और केडियम की स्टार्टिंग के से होती है। और जो हमने इनके सिंबल्स रखे हैं वो उस लैंग्वेज में जो इस एलिमेंट का नाम है उसके पहले लेटर को हम इसका सिंबल मान के चलते हैं, दैट इज केडियम। तो के इसका इस तरीके से सिंबल बना, ऐसे सोडियम। तो अगर आपको कभी भी लगे कि नाम अलग है उसका इंग्लिश में लेकिन सिंबल अलग है, तो आप समझ जाना कि उस साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका नाम उसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सोडियम एंड पोटेशियम की खैर रिएक्टिविटी की बात करें तो इतने हाईली रिएक्टिव है वो कि अगर आप उन्हें ओपनली ऐसे रख दोगे कहीं खुले में हवा में, तो वो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके जलने लग जाएंगे। एंड दैट कैन बी रीजन फॉर एन एक्सीडेंट, और वो एक एक्सीडेंट का रीजन भी हो सकता है। इसी की वजह से हम करते क्या काम है कि उनको कैरोसिन ऑयल, अब कैरोसिन ऑयल बहुत बच्चों को लगता है क्या कैरोसिन ऑयल, अगर आपने सुना हो मिट्टी का तेल कैरोसिन को कहा जाता है। आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो कैरोसिन ऑयल आप सर्च भी कर सकते हो अगर अभी भी आपको रिकॉल नहीं हो रहा मिट्टी के तेल से या कैरोसिन ऑयल से। तो कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या होता है, जब आप उनको डुबा के रखोगे ना तो ऑक्सीजन उस ऑयल के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं एंटर कर सकती। तो उस ऑयल के अंदर रखने से वो रिएक्ट नहीं कर पाते ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लॉक हो गई और अब वो आसानी से नहीं जलते क्योंकि ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जा पाएगी। तो इतने हाईली रिएक्टिव है वो कि हमें उन्हें इस तरीके से सेव करके रखना पड़ता है। सेकेंडली, surface of magnesium, aluminium, zinc and lead are covered with the thin layer of the oxide which are prevent for the further oxidation। इनका ऑक्सीडेशन का ये तरीका है, मैग्नीशियम हुआ एल्यूमिनियम हुआ, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। अब उस ऑक्साइड की लेयर बनने से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अब वो ऑक्साइड की लेयर बन गई जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन ब्लॉक हो जा रही है। अब ना और ऑक्सीजन आके उससे रिएक्ट कर पाएगी, ना वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ज्यादा हो पाएगा। अब कैसे इसको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अब आप सभी क्या करते हो अपने लंच बॉक्स में कभी स्टफ पराठा या कभी कोई चपाती जो है रैप करके ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के अंदर। अब एल्यूमिनियम क्या होता है वो आप समझ ही गए होंगे, वो फॉइल पेपर जो आप यूज करते हो। अब उस एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में रैप करने से एक फायदा होता है, सभी बच्चों को लगता है कि उसमें क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो गर्म रहता है, लेकिन ऐसा हुआ है कभी? मतलब हॉट केस थोड़ी ना है वो कि आपने उसमें पैक कर लिया तो अब आपका केवल एक थोड़ा सा एक छोटा सा फॉइल पेपर यूज करने से वो एक हॉट केस का काम करेगा, अब आपका लंच बॉक्स और आपका खाना गर्म रहेगा। फिर तो मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है मिल्टन वगैरह ये जो हॉट केस बना रही है ये फेल हो जाएंगी अगर एक फॉइल पेपर इतना काम करने लग गया। तो वो नहीं होता, वो गलत कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेके चल रहे हो। उसके पीछे का रीजन ये होता है खाने को स्पॉइल होने से बचाना। अब स्पॉइल होने से कैसे बचाना, जैसे कोई स्टफ पराठा है वो आपने उसमें रैप करके रख दिया, अब उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हो जाती है ये स्टफ पराठा की, अगर गर्मियों के दिनों में खाना जल्दी स्पॉइल होता है, जल्दी खराब होता है। तो हमने वहां पे करना क्या काम है कि जब आप उसे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के अंदर रैप कर दोगे तो कोई भी चीज स्पॉइल होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही होती है, बैक्टीरिया वगैरह बनेंगे जिसकी वजह से वो खाना खराब हो सकता है। अब
वो जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी उस स्टफ पराठे के साथ या उस आपके खाने के साथ में, तो वो पहले रिएक्ट किससे करेगी? जिसके अंदर वो खाना पैक है, और वो पैक है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के अंदर। अब जब वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि वहां पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि अब वो ऑक्सीजन एक ब्लॉक हो जाएगी और अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपके खाने के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करेगी और आपका खाना स्पॉइल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका वो खाना फ्रेश होगा। अगर 5-6 घंटे बाद भी आप उसको खोलते हो तो वो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे खाना आपका फ्रेश है। तो ये पीछे रीजन होता है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को यूज करने का, जिसमें से 90% लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अभी तक ये मान के चलते थे कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को हम यूज करते हैं जस्ट बिकॉज वो खाने को गर्म रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दो आपसे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो फेल हो जाएगी, जो हॉटकेस बना रही है। चलो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आयरन डज नॉट बर्न विद द ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगलेसली। आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से बहुत जल्दी से। अगर आयरन का एक मोटा टुकड़ा, कोई लोहे का पाइप आप लाओ और उसमें आग लगा दो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि वो कहाँ जलेगा, वो नहीं जलता आसानी से। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली बाउंड है कि उस फोर्स को तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन आयरन फाइलिंग्स, अगर आयरन का बहुत छोटा छोटा चूरा आप लोगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, तो वो आसानी से जलने लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि आयरन फाइलिंग्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, लेकिन आयरन का कोई ब्लॉक है, टुकड़ा है, तो उसका ज्यादा है। कॉपर डज नॉट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत मेन पॉइंट है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कवर्स विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब उसको जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर उसके सरफेस पर एक काली सी लेयर जम जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड की लेयर कहा जाता है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, जो एग्जामिनर्स का एक बहुत फेवरेट वर्ड है, दैट इज एक्स। एक अल्फाबेट वो यूज करेंगे एक्स, ये एक एलिमेंट है एक्स, जो कि अगर आप रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से और उसको जलाओगे तो एक ब्लैक सब्सटेंस, एक लेयर बनेगी ब्लैक। अब आप उस एक्स एलिमेंट का नाम बताओ। तो उस टाइम पे आप समझ जाना, अगर आपको ये याद है कि कॉपर अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो एक ब्लैक कलर की लेयर बनाता है। तो इट मींस कि अगर उन्होंने उस एक्स एलिमेंट की बात करी है तो वो कौन सा हो सकता है? कॉपर हो सकता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है। एयू, एयू उसका सिंबल है जो अभी बहुत महंगा हो रहा है, बड़ी हाइट पे जा रहा है। वो बताओ क्या है वो, जो एक देश की जीडीपी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपके घरों में आपकी मम्मी या आपकी बहनों के पास डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बताओ क्या है ये एयू? ये उसी का सिंबल होता है। ये होता है बच्चों गोल्ड, ठीक है, जो एक असेट की तरह काम करता है। जो हम इंडियंस फैमिली के घरों में तो लोग इसको एक असेट ही मान के चलते हैं और गोल्ड को परचेज करना काफी पसंद करते हैं। तो एयू सिंबल होता है गोल्ड का, और एजी जो होता है वो सिंबल होता है सिल्वर का। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, और इसीलिए हम इनको प्रीफर करते हैं क्या चीज को बनाने में? ज्वेलरी को बनाने में, क्योंकि जब ये रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका शाइनिंग सरफेस हमेशा बना रहता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस स्लाइड के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बहुत आसान भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और 2 नंबर अपने एग्जाम में गवा के आ जाते हैं। कैसे? कुछ मेटल्स हमारे ऐसे हैं जिसमें, उस मेटल्स का भी मैं आपको नाम बता देता हूं, एक है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। ये मेटल्स क्या करेंगे? ये एसिड और बेस दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं, यानी कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, अब वो मेटल ऑक्साइड दोनों तरह का नेचर दिखाएगी। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नेचर दिखाएगी बेस का, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो नेचर दिखाएगी एसिड का। तो जो दोनों तरह का नेचर दिखाए ऐसी मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताओ था इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ? कितना आसान था, लेकिन इसे करेंगे नहीं बच्चे और एग्जाम में छोड़ के आएंगे। 2 नंबर बहुत आसानी से उनके आ सकते थे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अब आपको इसके लिए एक एसिड चैप्टर के अंदर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो न्यूट्रल कर दे। अब न्यूट्रल कैसे? जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो बनाएगा सोल्ट एंड वाटर। अब वो सोल्ट जो होता है उसको हम न्यूट्रल मान के चलते हैं कि इसमें ना असर है एसिड का ना बेस का। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो यहां पे हमने वही चीज पढ़नी है कि जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके बनाए सोल्ट एंड वाटर, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब आपको यहां पे ये क्या दिख रहा है? एसिड HCl, इतना तो सभी को पता होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
जो कि बना रहा है सोल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में बना रहा है वाटर। अब ये क्या है, एसिड के साथ सोल्ट एंड वाटर कब बनेगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा, बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, बेस की तरह। और ये तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो मेटल्स है वो कैसी ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक यानी कि बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी अगले वाली रिएक्शन देखोगे, अब यहाँ पे बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करने पे वापस से क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है, NaLO3 प्लस में H2O। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से सोल्ट एंड वाटर बना। अब तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रही होगी, एसिड की तरह। यस, तो यही होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी है जो बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकती है और एसिड की तरह भी। उन्हीं को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इस पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है कि जब हम मेटल्स को कई बार रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी उसकी पहचान आप सभी बच्चों को पता होगा। अब तो ये इतना कॉमन हो चुका है, एसिड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉप साउंड निकलती है। जब एक जलती हुई कैंडल आप उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओगे और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे हम टेस्ट करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप सभी को दिमाग में रखना है। तो बच्चों आप सभी ये कॉन्सेप्ट एक बार इस स्लाइड को ध्यान से देख लो। नोट्स भी आप अपने बना सकते हो, अपनी जो स्कूल की नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हो। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है नोट्स कहां से बनाए, तो ये आपके नोट्स भी है जो सब कुछ कवर किए हुए हैं, जिसके अंदर अगर इन नोट्स को भी आप रेडी कर लेते हो तो इस चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट्स है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए ध्यान से देखिए, सभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अगर मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, हवा के साथ आप बच्चों ने रिएक्ट करा दिया, अब रिएक्ट कराओ इसको पानी के साथ। सबसे पहले तो जनरल रिएक्शन देख लो। जनरल आपको याद होनी चाहिए, अगर जनरल भी आप लिख के आ जाते हो तो तब भी कहीं ना कहीं आप उस पर आधा एक नंबर तो ले ही लोगे। तो और जनरल रिएक्शन याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के अंदर तो आपको उनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितना नीचे 2 लगाना है, 3 लगाना है, ये सब लगाने में आपको दिक्कत आती है। जो कुछ बच्चे अपना 9th क्लास का कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, लेकिन जनरल रिएक्शन तो सभी बच्चे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे मेटल्स प्लस वाटर। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी, बताओ आप बच्चों जल्दी से। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो इस वीडियो को तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाएगी। यस बच्चों, हाइड्रोजन गैस की पहचान की जाएगी कि अगर एक बर्निंग कैंडल उसके पास में आप लेके आओगे और वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। और वही मेटल ऑक्साइड अब किसकी तरह रिएक्ट करेगी, बेस की तरह। हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेस की तरह ही रिएक्ट करेगी। मेटल ऑक्साइड को जब आप वापस से वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो अब वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, OH होता है इसका। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, अगर सोडियम की रिएक्शन आपने कराई है पानी के साथ तो इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट निकली। अब आप मेरा बच्चों से क्वेश्चन ये है कि अगर इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है तो आप मुझे बताओ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकले उन्हें कहा जाएगा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से सोच के बताओ, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलेगी उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। अब इसमें आप दूसरी रिएक्शन देखो, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। सेम मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये नीचे की कंसंट्रेशन बस आपको ध्यान से देखनी है। और यहाँ पे ये भी है कि जो सारा ज्यादातर मेटल्स है वो सब ना, ऐसा नहीं होता कि पानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो एक तरह का पानी है और उसी से सब रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्टिविटी या पानी से रिएक्ट करने का तरीका सबका अलग अलग है। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं इतने हाईली रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ मेटल जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो कुछ मेटल्स है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप रिएक्ट कराओगे स्टीम के साथ। तो वही चीज आप देख सकते हो, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा,
कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनका तो रिएक्ट करने के बाद ये तरीका है, अभी हमने पढ़ा कि इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब होगा क्या काम कि जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम उस हाइड्रोजन गैस के साथ वो मेटल चिपक जाता है और पानी के ऊपर सरफेस पे आप देखोगे तैरने लगता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाए कि वो क्यों तैरता है, तो आप बता सकते हो कि जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वो मेटल उसी के साथ चिपक गया और ऊपर सरफेस पर आकर तैरने लगा। कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, फेरिक है, इन्हें चाहिए भैया स्टीम, ये करेंगे स्टीम के साथ रिएक्ट, ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ। एंड नो रिएक्शन विद लाइक लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करते। इन्हें आप स्टीम दे लो, गर्म पानी, ठंडा पानी, कैसा भी दे लो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शाइनिंग हमेशा बनी रहती है। चलिए ध्यान से देख लो, सब कुछ दिमाग में बिठा लो अपने, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से आप नंबर इस चैप्टर से ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चों। एंड जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके बचे हुए रेस्ट कॉन्सेप्ट्स, और डेफिनेटली वो भी आपके लिए बहुत आसान होंगे अगर आप इन वीडियोस के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हो एंड रिकॉल करते हो। थैंक यू एवरीवन।